Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the 15th lecture for the course HRM 755 Performance Management, and I am Usman bin Saif. Our format of every lecture is we start the lecture with what we have learned in the last lecture, then we see what we are going to learn in this lecture, and then we start the lecture. So let's start with our procedure, our sequence in fact. Summary of the previous lecture. In the last lecture we talked about determining overall rating. We talked about two methods, one is judgmental and the other one is mechanical procedure. एक हमने बात की थी judgmental procedure और एक mechanical procedure. Judgmental procedure में हमने ये बात की थी, overall basically हमारा topic था, it was about ratings. कि अप्रेजल फॉर्म हमने बात की कि जी अब उससे पिछले हमने लेक्चर में बात की थी कि अप्रेजल फॉर्म क्या होता है, अप्रेजल फॉर्म किस लिए यूज़ होता है, और हमने ये डिस्कस किया था कि अप्रेजल फॉर्म बेसिकली हमने बहुत सारी उसमें एग्जांपल्स केस स्टडीज़ भी उसमें हमने डिस्कस की थी कि अप्रेजल फॉर्म बेसिकली होता है दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है, एक रिजल्ट बेस्ड अप्रोच के ऊपर, एक बिहेवियर बेस्ड अप्रोच के ऊपर. उसमें रिजल्ट के कंपोनेंट्स भी होते हैं, कॉम्पिटेंसीज और उसके इंडिकेटर्स को मेजर करते हैं और रिजल्ट्स को मेजर करते हैं, उसमें करते हैं थ्रू द अप्रेजल फॉर्म. दिस इज वन ऑफ अप्रेजल फॉर्म इज वन ऑफ द टेक्निक टू मेजर परफॉर्मेंस. नाउ अब हमने जब मेजरमेंट करनी है, हमने जैसे लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हमने उसमें देखा था कि दो कॉम्पिटेंसीज और दो रिजल्ट्स को हमने डिस्कस किया था कि उनको वेटेज कैसे देते हैं, उनका हम डिसाइड कैसे करते हैं. फिर उसमें हमने बात की कि जजमेंटल प्रोसीजर क्या है, मैकेनिकल. जजमेंटल ये कि जो है सुपरवाइज़र अपनी मर्ज़ी से अपने ख़याल अपनी परसेप्शन के मुताबिक जो है ग्रेड देता, और मैकेनिकल प्रोसीजर ये है कि किसी एविडेंस की बेस के ऊपर वो जो है रेटिंग करता है. अब एविडेंस बेस्ड रेटिंग कैसे हो सकती है, उससे पता है उसको एविडेंस उसके पास अटेंडेंस शीट मौजूद है कि अटेंडेंस शीट में वो डेली का टाइम लिखा हुआ है, डेली कितने बजे एम्प्लॉय आता है, कितने बजे जाता है, तो उस हिसाब से वो कमेंट करता है. या जो है ओवर द टाइम सुपरवाइज़र, क्योंकि सुपरवाइज़र वॉच तो कर रहा है अपने तमाम एम्प्लॉयज़ को, देख तो रहा है, तो वो अपनी ख्याल से उसका अगर ख्याल उसकी परसेप्शन है कि ये अच्छा एम्प्लॉय है और ये टाइम पे आता है, ये नहीं आता, तो वो उस हिसाब से रेटिंग्स कर रहा होता है. अब जजमेंटल प्रोसीजर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये बिकॉज इसमें बायस बहुत आ जाती है, क्योंकि ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है सुपरवाइज़र पे, मैनेजर के ऊपर. तो अगर मैनेजर की जो पर्सनल लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स की वजह से ये प्रोसीजर जो है अफेक्ट होता है. देन हमने एक केस एग्जांपल डिस्कस की थी जिसमें हमने कहा था कि परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म यूज्ड बाय अ ग्रॉसरी रिटेलर, जिसमें हमने कहा कि ग्रॉसरी रिटेलर है, उसका एक सेल्स पर्सन है, उसकी वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे चेक करते हैं. और हमने फिर ये डिस्कस किया था कि जी परफॉर्मेंस अप्रेजल वो ऐसे देखते हैं कि वो हमने एक सिंपल एग्जांपल में के लिए हमने बात की थी कि जी दो कॉम्पिटेंसीज हमने ली थी. दो कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, बिहेवियर्स हैं, और बिहेवियर को हम मेजर करते हैं थ्रू कॉम्पिटेंसी एंड इंडिकेटर्स. और हमने कहा जी कि ये दो कॉम्पिटेंसीज उसकी हमने ली और देखा कि वो हमने एक स्केल बना लिया, उसमें 5 पॉइंट्स पे हमने स्केल बना लिया कि वो उसका बिहेवियर अगर अच्छा है तो पॉइंट उसका 5 है, अगर इतना है तो इस तरह से हमने उसको रेटिंग्स बना ली कि जी अगर वो पंक्चुअल है, पंक्चुअल एक बिहेवियर है, तो हमने कहा जी अगर तो वेरी पंक्चुअल तो उसको हमने 5 स्कोर दिया. अगर हमने कहा जी कि नॉट एवरेज पंक्चुअल तो हमने कहा 4, अगर हमने कहा जी पंक्चुअल है तो 3 है, अगर हमने कहा जी कि समटाइम्स नॉट पंक्चुअल तो 2 है, और नॉट पंक्चुअल इज 1. तो हमने इसको अकॉर्डिंगली फिर हमने क्या किया कि अपनी कॉम्पिटेंसीज और अपने रिजल्ट्स को हमने वेटेज दी अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस. इन इम्पोर्टेंस किस चीज़ में, इम्पोर्टेंस टुवर्ड्स द गोल्स ऑफ द कंपनी, टुवर्ड्स द स्ट्रेटेजिक प्लान और द मिशन एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो हम उसको अकॉर्डिंगली वेट्स दे देते हैं. अब वो क्या करते हैं, हम जो भी रेटिंग है, अगर सपोज हमने 5 पॉइंट्स के ऊपर रेटिंग की थी, चौथा पॉइंट था कि एवरेज पंक्चुअल है,
तो 4/4 को हम मल्टीप्लाई करते हैं इसके वेट के साथ, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, स्कोर आ जाता है। अब वो स्कोर हमारे पास आ गया और हमने उसमें बात की थी कि हमने एक 3 मंथ्स का क्वार्टर है, उस क्वार्टर की बात की थी। हमने कहा था कि जी क्वार्टर के पहले हाफ में उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी, दूसरे हाफ में ये थी, और फिर इन सारे जो स्कोर्स इनको ऐड अप कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल स्कोर आ जाता है। देन उसके बाद हमने अप्रेजल पीरियड की बात की कि हमने ये डिस्कस किया कि अप्रेजल पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ मीटिंग्स क्या होती हैं, मीटिंग्स क्यों ज़रूरी होती हैं। अब हमने डिस्कस किया था कि मीटिंग, नंबर ऑफ मीटिंग्स का मतलब, ये अप्रेजल पीरियड का मतलब है कि हम डिसाइड कर लेती है कंपनी कि जी आपका कंपनी का अप्रेजल पीरियड क्वार्टरली अप्रेजल होगा, सेमी एनुअली होगा या एनुअली होगा। कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि साल में 2 दफ़ा अप्रेजल करा लेती हैं, पहले कहती हैं जी सेमी एनुअल बेसिस पे होगा, फिर एक एनुअल बेसिस के ऊपर अप्रेजल होगा, साल में 2 अप्रेजल होंगे। कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं कि आधे एम्प्लॉयज़ का कर लेती हैं सेमी एनुअल बेसिस के ऊपर, आधे एम्प्लॉयज़ का एनुअल बेसिस के ऊपर जो है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। अब इन दोनों जो हैं वेज हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं अप्रेजल्स के, इसके अंदर व्हाट आर द एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हमने ये भी डिस्कस किए थे, और हमने ये भी बात की थी कि जो कंपनीज साल में 2 दफ़ा अप्रेजल कराती हैं वो कंपनीज दे आर या ऑर्गेनाइजेशन दे आर एट एन एडवांटेज, क्योंकि वो अगर फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद अप्रेजल कराती हैं तो 6 मंथ्स के बाद जो उनका रिजल्ट आता है अप्रेजल का, वो जिसमें डेफिशिएंसीज और फ्यूचर प्लान्स है वो इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो ओवरऑल फिर उनकी एनुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की इंक्रीज कर जाती है, नॉट ओनली एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन की एनुअल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करती है। फिर रिवॉर्ड सिस्टम बहुत इजी हो जाता है, एक और एडवांटेज हमने डिस्कस किया था, रिवॉर्ड सिस्टम बहुत इजी हो जाता है। तमाम एम्प्लॉयज़ का इकट्ठा हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल कर दिया, उनको सबको पता है कि जी इकट्ठा सबकी जितने लोगों की एवरेज इतनी थी उन सबको इतना इनसे सैलरी इंसेंटिव दे दिया, इतने बोनसेस दे दिए। अब दूसरा जो हमने सिस्टम जिसकी मैं बात की कि जी कुछ एम्प्लॉयज़ की सेमी एनुअल बेस पे हो रही है, कुछ एम्प्लॉयज़ की एनुअल बेस के ऊपर परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही है, उसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये कि रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो कुछ को सेमी एनुअल बेसिस पे मिल रहा है, कुछ को एनुअल बेसिस पे मिल रहा है, तो क्लियर कुछ जस्टिफिकेशन उसकी नहीं रहती। फिर उसका एक एडवांटेज ये है कि जो है मैनेजर जो इतना ओवरबर्डन नहीं होता, वो उसने आधे एम्प्लॉयज़ की पहले कर लेनी है जो है, उसके बाद आधे एम्प्लॉयज़ की बाद में हो जाएगी परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो पहले वाला हमारा सिस्टम था उसके अंदर ये क्या था कि एनुअल बेसिस पे थी, तो तमाम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एकदम बर्डन मैनेजर पे आ गया कि उसने सारी ऑर्गेनाइजेशन के जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उन जितने उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, तमाम की परफॉर्मेंस अप्रेजल इकट्ठी करनी है। फिर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अप्रेजल मीटिंग्स, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ अप्रेजल मीटिंग्स में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़, एक तो डेली बेसिस के ऊपर, अब मैनेजर है, उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, उसके एम्प्लॉयज़ हैं, अब वो डेली बेसिस पे भी एक दूसरे से मिल रहे हैं, मैनेजर डेली बेसिस पे अपने एम्प्लॉयज़ को बता भी रहे हैं, कोच भी कर रहा है कि जी आपने ये इस तरह ठीक कर लिया, इस तरह इसको चेंज कर लें, ये आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पे ठीक है। वो परफॉर्मेंस फीडबैक डेली बेसिस पे मिल रही है, ऑफ एंड ऑन इनफॉर्मल मीटिंग्स करते रहते हैं, एक दूसरे को परफॉर्मेंस बताते रहते हैं। एम्प्लॉयज़ खुद भी अपनी सेल्फ अप्रेजल करके एम्प्लॉय जो है मैनेजर को बताते रहते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी है, मैं ऐसा परफॉर्म कर रहा हूँ, और जो मैनेजर्स हैं वो भी बताते रहते हैं एम्प्लॉयज़ को। नाउ द अदर थिंग क्या होता है कि फॉर्मल मीटिंग्स, अब फॉर्मल मीटिंग ये होती है कि जी अब साल के शुरू में या परफॉर्मेंस अप्रेजल पीरियड के शुरू में डिसाइड कर लेते हैं, डेवलपमेंटल प्लान जो बनाते हैं उस मीटिंग में डिसाइड कर लेते हैं कि जी हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल की हर महीने एक मीटिंग हुआ करेगी, हर 2 महीने बाद एक मीटिंग होगी, 6 महीने के बाद एक मीटिंग होगी, जिसके अंदर हम आपकी परफॉर्मेंस आपसे डिस्कस करेंगे। सो देयर कैन बी वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ अप्रेजल मीटिंग्स। देन हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में फॉर्मल मीटिंग्स, कि फॉर्मल मीटिंग्स क्या होती हैं। फॉर्मल मीटिंग्स बेसिकली वो होती हैं जो प्री हैंड हमने डिसाइड की होती हैं कि साल में ये मीटिंग्स इस डेट के ऊपर हमने कंडक्ट करनी है। सबसे पहले तो सिस्टम इनॉग्रेशन मीटिंग है। इट इज़ अ काइंड ऑफ फॉर्मल मीटिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू द न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉयज़।
या पुराने एम्प्लॉयज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इन द स्टार्ट ऑफ द अप्रेजल पीरियड होती है। और इस मीटिंग में बेसिकली ये होता है कि एम्प्लॉय और मैनेजर आपस में डिस्कस करते हैं उनका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम और प्रोसेस। न्यूली इंडक्टेड एम्प्लॉयज़ या नए एम्प्लॉयज़ की हायरिंग की उनको भी, ताकि पता चल जाए कि जी इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या सिस्टम है, परफॉर्मेंस कैसे मेजर की जाती है, क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या इंडिकेटर्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं जो अचीव करने, गोल्स के हैं। सेल्फ अप्रेजल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ मीटिंग्स दैट इज बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज़। हमने जब पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म पढ़ा था, तो उसके अंदर भी हमने देखा था कि उसके अंदर भी एक कॉलम, उसके अंदर भी एक सेक्शन पूरा दिया हुआ था जो कि एम्प्लॉय ने, मैनेजर ने नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म तो मैनेजर फिल करता है ना, एम्प्लॉय ने खुद फिल करना है, जिसमें एम्प्लॉय ने अपने बारे में लिखना है कि उसकी परफॉर्मेंस इस पीरियड में कैसी रही। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग क्या होती है कि मैनेजर बुलाता है एम्प्लॉय को और उसके साथ बैठता है और डिस्कस करता है, उससे पूछता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही इस पीरियड में, ओवरऑल पीरियड के अंदर या पिछले पीरियड में आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसी थी, या आपके क्या प्लान है इस जो है क्वार्टर में परफॉर्मेंस अप्रेजल के। और बेसिकली मैनेजर इसमें नहीं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा होता, इसमें एम्प्लॉय जो है वो अपने बारे में बात करता है, वो एक्सप्लेन करता है, वो अपने सिनेरियोज, अपनी एग्जांपल्स कोड करता है और बताता है कि जी मेरी परफॉर्मेंस इस वजह से मैं समझता हूँ कि अच्छी है कि मैंने ये किया, मेरी ये कंट्रीब्यूशन है, मैंने ये गोल अचीव किया। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर मैनेजर उस एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल में कोई चीज़ मिस भी कर जाता है तो एम्प्लॉय उसको ऐड करा सकता है कि जी आपने इस चीज़ को वैल्यूएट नहीं किया, मैंने ये काम भी किया। फिर एम्प्लॉय को इसका एक और एडवांटेज ये है कि एम्प्लॉय को मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस को खुद जज करने का और अपनी परफॉर्मेंस को खुद एक्सप्लेन करने का। उससे क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ उस एम्प्लॉय की एसोसिएशन, उस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उस एम्प्लॉय की एसोसिएशन बढ़ती है, उसका कॉन्फिडेंस, उसका ट्रस्ट डेवलप होता है इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे। देन कम्स द क्लासिकल परफॉर्मेंस रिव्यू। क्लासिकल परफॉर्मेंस रिव्यू बेसिकली ये होता है, ये इस मीटिंग के अंदर के एम्प्लॉय को बुलाया जाता है और उससे बताया जाता है कि जी आपकी परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में ये रही, आपने उसको उसके बारे में ब्रीफ किया जाता है, उससे उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल दिखाया जाता है। देन कम्स द मेरिट सैलरी रिव्यू। उसके बाद क्या एक और तरह की एक मीटिंग, फॉर्मली मीटिंग होती है जिसके अंदर एम्प्लॉय को बुलाते हैं और उससे बताते हैं कि जी आपकी ये अचीवमेंट्स हैं, इनकी बेसिस के ऊपर कंपनी आपको इस तरह रिवॉर्ड दे रही है। तो एम्प्लॉय फिर क्या करता है, कहता है कि जी ये रिवॉर्ड, अगर उसको कोई रिवॉर्ड में इंक्रीमेंट चाहिए, कुछ और चाहिए, तो वो वहाँ पे उसके मैनेजर के साथ डिस्कस कर सकता है। डेवलपमेंटल प्लान्स मीटिंग। डेवलपमेंटल प्लान मीटिंग जो है ये अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेवलपमेंटल प्लान मीटिंग फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। इसके ऊपर एम्प्लॉय की और ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस मैनेजमेंट डिपेंड कर रही होती है। डेवलपमेंटल प्लान के अंदर बेसिकली एम्प्लॉय और मैनेजर या सुपरवाइज़र दोनों मीटिंग करते हैं और देखते हैं कि जी पिछले परफॉर्मेंस आपकी ये थी और आपकी ये डेफिशिएंसीज हैं, इन डेफिशिएंसीज को आप इस तरह इन कोचिंग, इन ट्रेनिंग नीड्स के ट्रेनिंग्स जो हैं वो हासिल करके आप अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो उन इंक्रीमेंट अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए ये आपका डेवलपमेंटल गोल्स होने चाहिए, ये आपका डेवलपमेंटल प्लान होना चाहिए। और उसके अंदर फिर एक और चीज़ ये है कि कंपनी के गोल्स, कंपनी का विजन, मिशन भी डिस्कस होता है, सो दैट कि जो इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के डेवलपमेंटल प्लान है, उसका डेवलपमेंटल गोल है, वो अलाइंड हो विद द डेवलपमेंटल गोल एंड प्लान ऑफ द कंपनी। इसी तरह फिर लास्ट है फॉर्मल एक और मीटिंग होती है ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स की। ऑब्जेक्टिव सेटिंग मीटिंग ये होती है कि उसके अंदर
कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और जो एम्प्लॉय के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये मोर और लेस डेवलपमेंटल प्लान की तरह होती है, वो आपस में सेट किए जाते हैं। नए ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी ने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया, कंपनी अपने जो भी उसमें चेंजेस लाती है वो एम्प्लॉय को बताया जाता है और उसे कहा जाता है कि अकॉर्डिंगली आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, आपके गोल्स हैं, उसको भी आप चेंज करें, अलाइन करें विद द कंपनी। सो देयर आर 6 काइंड्स ऑफ फॉर्मल मीटिंग्स, और इन सारी मीटिंग्स की इन एक्चुअल पोजीशन ऑन एक्चुअल ग्राउंड ये तमाम मीटिंग्स मोर और लेस एक मीटिंग या 2 मीटिंग में तमाम काम कर लेते हैं, अलग अलग मीटिंग्स नहीं की जाती। मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे ही होता है। लेकिन हमने केस स्टडी हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो ये तमाम मीटिंग्स अलग अलग होती हैं, या एक और हमने कंपनी का देखा था कि उसमें भी ये तमाम मीटिंग्स, या हमने उसमें देखा था कि सिस्टम इनॉग्रेशन और सेल्फ अप्रेजल और क्लासिकल ये एक मीटिंग कर लेते हैं, मेरिट की अलग हो जाती है, डेवलपमेंटल और ऑब्जेक्टिव एक मीटिंग कर लेते हैं जिसमें ये चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। सो इट इज़ नॉट एट ऑल, देयर इज़ नो रूल कि ये तमाम मीटिंग्स अलग अलग प्लान करके करनी है या इकट्ठी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लें, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिसेस यही हैं कि तमाम मीटिंग्स अलग अलग, इन तमाम क्योंकि हर मीटिंग का एजेंडा डिफरेंट है, तो इन तमाम एजेंडेज जो हैं ये अलग अलग मीटिंग्स के अंदर डिस्कस होने चाहिए, रादर दैन कि इनको आप कपल कर दें या सारे इकट्ठे एक ही मीटिंग में डिस्कस कर लें, तो उससे बहुत सारे जो एरियाज हैं जिनको फोकस करना ज़रूरी है वो मिस हो जाते हैं। So this was about what we have learned in the last lecture. Now coming to today's lecture. Agenda for today's lecture. Who should provide performance information? हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें तो मीटिंग्स को डिस्कस किया, उसमें हमने बात की कि जी मीटिंग्स करनी ज़रूरी हैं, फॉर्मल मीटिंग्स होनी चाहिए, अप्रेजल सिस्टम होना चाहिए, सेल्फ अप्रेजल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन अब हमें एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन तो चाहिए मीटिंग से पहले। अब मीटिंग्स किस तरह से आएगी? एक तो हमने बात की थी, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट की बात की थी, हमने कहा था जी परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म है, जो मैनेजर या सुपरवाइज़र है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन आती है और एम्प्लॉय ख़ुद भी देता है। और कहाँ से इंफॉर्मेशन हम एम्प्लॉय के बारे में ले सकते हैं? आज के लेक्चर में हम इसमें डिस्कस करेंगे। एक तो सुपरवाइज़र जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर एम्प्लॉय के बारे में, उसके जितने सबऑर्डिनेट्स हैं। फिर पीयर्स कौन से होते हैं? जो उसके साथी हैं, कोलीग्स हैं, हु आर एट द सेम लेवल। फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट्स जो उससे नीचे लेवल के ऊपर हैं, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि जी कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसा काम करता है, बिहेवियर कैसा है, रिजल्ट्स अचीव करता है नहीं करता। फिर उससे सेल्फ अप्रेजल कराया जाता है, उससे पूछा जाता है कि आप बताएं आपकी परफॉर्मेंस, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताएं। फिर कस्टमर से भी पूछा जाता है मैनेजर्स के बारे में कि कस्टमर्स क्या समझते हैं कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस कैसी है। Then the last topic for today's lecture will be a disagreement across sources. Is this a problem? अब अगर ये हमने sources तो हमने डिस्कस कर लिए कि जी सुपरवाइज़र, पीयर्स, सबऑर्डिनेट, सेल्फ, कस्टमर्स, ये सारे sources हैं, 5 sources हैं जहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं एक एम्प्लॉय के बारे में। अगर इन जो हैं sources में डिसएग्रीमेंट हो फिर क्या करें? और अगर डिसएग्रीमेंट हो तो क्या वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है या नहीं है? सो दिस इज द एजेंडा ऑफ टुडेज लेक्चर। सो फार वी हैव अज्यूम्ड दैट द सुपरवाइजर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। अभी तक तो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के थ्रू हमने पहले भी ये डिस्कस किया कि जी सुपरवाइज़र या मैनेजर वो सोर्स है जो कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन एम्प्लॉय की उसी से आती है। दिस इज द केस इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बिकॉज द सुपरवाइजर ऑब्जर्व्स एम्प्लॉय डायरेक्टली एंड हैज गुड नॉलेज अबाउट द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब ऐसा यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन से कंपनीज में क्यों होता है कि हम सिर्फ सुपरवाइजर से ही पूछते हैं कि आप बताएं आपका ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय ए है, ए की परफॉर्मेंस कैसी है?
क्योंकि जो उसका मैनेजर है वो डायरेक्टली उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली उसके साथ काम कर रहा है, उसको काम दे रहा है, उसे काम करवा रहा है और उसकी परफॉर्मेंस के बारे में उसे गुड और वेल इनफ नॉलेज होती है। दैट इज़ वाई हम रिलाई कर रहे होते हैं सुपरवाइज़र की फीडबैक, सुपरवाइज़र की जो है अप्रेजल अबाउट दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय ए। However, there are also alternative sources of performance information. लेकिन क्या है कि सिर्फ एक मैनेजर रिसोर्स नहीं और अल्टरनेटिव सोर्सेज भी हो सकती हैं। हो सकता है कि किसी जगह कोई ऐसी कंपनी हो जहाँ पे मैनेजर का डायरेक्टली अपने जो है एम्प्लॉयज़ के साथ इंटरेक्शन ही ना हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा फिर? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैन बी प्रोवाइडेड बाय Performance management information can be provided by supervisors, peers, subordinates, self और customers. ये हमारी sources हैं, 5 sources अभी हमने discuss की। Supervisor की advantages क्या हैं? Advantage of using supervisor as a source of performance information is that they are usually in best position to evaluate performance in relation to strategic organizational goal. सुपरवाइज़र सबसे ज़्यादा हम डिपेंड सुपरवाइज़र पे ही कर रहे होते हैं और सुपरवाइज़र की सबसे बड़ी एडवांटेज ये होती है कि एक तो उसे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का पता होता है, उससे पता होता है कि मिशन क्या है, कंपनी का विजन क्या है, फिर उसे पता होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, फिर उसे पता होता है डिपार्टमेंट के गोल्स क्या हैं, फिर वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहा होता है, देख रहा होता है एम्प्लॉय को और वो ईजिली जज कर सकता है कि क्या वो एम्प्लॉय जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स द गोल ऑफ द डिपार्टमेंट और द ऑर्गेनाइजेशन। Supervisors are often those making those decisions about reward associated with performance evaluation. अब सुपरवाइजर्स ही वो ऑफन जो हैं वो यही होता है कि क्योंकि सुपरवाइजर उनकी डायरेक्टली एवेल्यूशन कर रहा होता है तो रिवॉर्ड्स भी सुपरवाइजर के हाथ में होते हैं कि सुपरवाइजर जो है जिस एम्प्लॉय को भी जो रिवॉर्ड देना चाहता है, उसकी सैलरी इंक्रीज करनी है, उसको कोई बोनस देना है। इन एडिशन सुपरवाइजर्स आर एबल टू डिफरेंशिएट अमंग वेरियस परफॉर्मेंस डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल अडेप्टेबिलिटी, कोचिंग एंड डेवलपमेंट, regardless of the level of experience of the employee being rated. अब क्या in addition supervisors are able to differentiate among various performance dimensions. अब क्योंकि इतनी सुपरवाइजर्स को इन डेप्थ नॉलेज होती है अपने डिपार्टमेंट के बारे में, अपने वर्क के बारे में, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में कि वो जो है डिफरेंट जो हमारी डायमेंशंस हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, उनको ईजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अडेप्टेबिलिटी, कोचिंग और डेवलपमेंट के अंदर वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एम्प्लॉय की क्या नीड्स हैं उसको और एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है इन डायमेंशंस एंड एरियाज में। इन शॉर्ट, supervisors are often the most important source of performance information because they are knowledgeable about strategic issues, understand performance and are usually in charge of managing employee performance. अब क्या है supervisor, why is it the best source, why is it considered the best performance management source? Because supervisor is directly interacting with the employee, directly interacting with the organization, directly interacting with the department, and he is usually in charge of the employees. तो उसको जब वो एम्प्लॉय का भी पता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी पता है, तो वो इजीली ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ को आपस में जो है मर्ज भी कर सकता है, उनको और क्या कर सकता है, बेसिकली उनके गोल्स को अलाइन कर सकता है, मर्ज कर सकता है और एम्प्लॉय को कोच भी कर सकता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, फीडबैक भी दे सकता है। Although supervisors are usually the most important and sometimes only source of performance information, other sources should be considered as well. कई दफ़ा तो ये होता है कि सुपरवाइज़र ही एक इंफॉर्मेशन सेंटर होता है, सुपरवाइज़र के पास ही सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, बाकी लोगों को नहीं पता या हम, लेकिन यूजुअली ये होता है कि सिर्फ सुपरवाइज़र पर डिपेंड नहीं कर रहे होते और भी जो इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं उनको भी देख रहे होते हैं, एवेलुएट कर रहे होते हैं। We have already seen that self-appraisals are an important component in the performance review process. In addition to self-appraisal and supervisor appraisals,
परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम पीयर्स, कस्टमर्स एंड सबऑर्डिनेट्स। हमने जो बात पहले डिस्कस की थी कि जी सेल्फ अप्रेजल्स जो हैं दे आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट या परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम प्रोसेस। वाई? बिकॉज बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि सुपरवाइजर को नहीं पता, एबिलिटीज़ का नहीं पता, स्किल्स का नहीं पता, जो एम्प्लॉय खुद अपने बारे में बता सकता है। प्लस हमने डिस्कस किया था कि एम्प्लॉय जो होता है उसकी एसोसिएशन विद द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द स्ट्रेटेजिक मिशन, विजन और गोल्स के साथ इंक्रीज होती है जब वो अपने आप को खुद एवेलुएट करता है। दूसरी चीज़ ये कि इन एडिशन टू सेल्फ अप्रेजल, अब हम बात करें कि सेल्फ अप्रेजल और सुपरवाइजर अप्रेजल ये दोनों तो हमने कहा कि जी वाइटल हैं। इनके अलावा भी देयर कैन बी अदर सोर्सेज जहां से कि हम परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पीयर्स हैं, कस्टमर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं। Alternate sources are usually considered because of some jobs are such as teaching, law enforcement or sales. The supervisor may not observe her subordinates' performance on regular basis. अब क्या है कि हमने पहले भी पिछले लेक्चर्स में, सेशंस में डिस्कस किया था कि सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर या मैनेजर इज अ बिजी मैन। उसके पास अगर सेल्स की 50 लोगों की सेल्स की टीम है, अब वो 50 लोगों की टीम जो है वो सारे लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और अपनी डेली की अपडेट भेज रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि जो मैनेजर है वो उनके साथ डेली बेसिस पे इंटरेक्ट नहीं कर रहा। सुपरवाइजर डेली बेसिस पे इंटरेक्ट नहीं कर रहा। सुपरवाइजर सिर्फ उनकी सेल्स रिपोर्ट पे देख रहा है कि उनकी रिजल्ट देख रहा है, उनका बिहेवियर नहीं देख रहा। रिजल्ट देख रहा है, उनकी कॉम्पिटेंसी या उनका जो लिंकेज वो नहीं देख रहा, इंडिकेटर नहीं देख रहा। वो सिर्फ रिजल्ट देख रहा है कि इसको इतना टारगेट सेल कर दिया था, इसने इतना अचीव कर लिया, इसने इतना अचीव कर लिया, इसने इतना अचीव कर लिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर, या टीचिंग लॉ एनफोर्समेंट की एक और एग्जांपल है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अब वो मैनेजर अपने एम्प्लॉय के बारे में 100% या वो नहीं कह सकता कि जी इस एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस में के बारे में मेरा ये ख्याल है। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी एग्जांपल डिस्कस की थी कि एक सेल्स पर्सन है और उसका मैनेजर है। अब उसकी हर महीने की जो सेल्स है वो अपने टारगेट अचीव कर रहा है, टारगेट अचीव कर रहा है, लेकिन ये तो उसका रिजल्ट है, रिजल्ट तो उसका पूरा आ रहा है, लेकिन बिहेवियर उसका क्या है कि वो जाता है, जब वो सेल्स करने जाता है लोगों से अच्छी तरह बिहेव नहीं करता। और अब डेफिनेट सी बात है, अगर अच्छी तरह बिहेव नहीं करेगा तो उसकी सेल्स भी नहीं इंक्रीज करनी चाहिए बल्कि डिक्रीज करनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो जो चीज़ जो कमोडिटी सेल कर रहा है वो उन लोगों को ज़रूरत है, जो लोग इससे ख़रीद रहे हैं, वो ऐसे एरिया में सेल्स कर रहा है जहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लोगों की मजबूरी है कि वो उससे ख़रीदें। तो बेशक वो बदतमीज़ी करके बेचता है या जो है अच्छी तरह बिहेव नहीं करता, फिर भी लोग उससे ख़रीद रहे हैं, सेल्स तो फिर भी बढ़ रही। तो ये एक ट्रू परफॉर्मेंस इंडिकेटर नहीं होगा। हम मैनेजर अगर उसकी से सेल्स देख के कहे कि जी एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, हो सकता है कि वो एम्प्लॉय अच्छा ना हो। Also performance evaluations given by the supervisor may be biased हो सकती है, मैंने पहले भी बताया। Because the supervisor may evaluate performance based on whether the ratee is contributing to goals valued by the supervisor as opposed to the goals valued by the organization as a whole. कि सुपरवाइजर के अपने गोल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अपने गोल्स क्या हैं और एम्प्लॉय के गोल्स जो हैं वो तीनों आपस में अलाइंड हैं नहीं हैं। तो जो रेटिंग कर रहा है, रेटिंग कौन कर रहा है, सुपरवाइजर कर रहा है, वो अपने गोल्स को अगर देखता है कि जो एम्प्लॉय है वो उसके गोल्स को एनहांस कर रहा है तो वो उसको अच्छी रेटिंग दे देगा। हो सकता है कि वो उसके जो सुपरवाइजर मैनेजर के गोल्स हों वो अलाइंड ही ना हो टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। A supervisor may provide high performance rating to employees who help the supervisor advance his career aspiration, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि वो उसको एम्प्लॉय को बहुत अच्छे रेटिंग देगा, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ का बहुत अच्छा लिखेगा, जो कि उस अपने जो सुपरवाइज़र की करियर एस्पिरेशंस है उसके अंदर वो उसको हेल्प कर रहा हो।
within the company as opposed to those who engage in behavior conducive to helping achieves, और को हो सकता है कि वो जो है उनका जो सुपरवाइज़र का मैनेजर का जो गोल है उसका जो एस्पायरेशन है वो कंपनी के साथ मैच ही ना करती हो, कंपनी के गोल्स और मिशन के साथ। नाउ कमिंग टू पीयर्स। पीयर्स कौन होते हैं? अभी मैंने बताया आपके जो सेम लेवल पे आपके साथ कोलीग्स हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस यूज परफॉर्मेंस वैल्यूएशन प्रोवाइडेड बाय पीयर्स। पीयर्स वैल्यूएशन सफर फ्रॉम 3 प्रॉब्लम्स। इसके अंदर बेसिकली हमें 3 प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम। Such evaluations may not be readily accepted when the employees believe there is a friendship bias at work. जब आपस में कोलीग्स में बहुत ज़्यादा दोस्ती हो तो तब ये मेथड काम नहीं करता पीयर्स वाला, क्योंकि वो उसकी अच्छी ही फीडबैक देंगे। A second problem with peer evaluation is that peers are less discriminating among performance dimensions than our supervisors. अब क्या है कि दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम पीयर रिव्यू में आता है वो ये है कि जो आपके साथी हैं, आपके कोलीग्स हैं, वो क्योंकि बहुत अच्छी तरह जो हैं परफॉर्मेंस की जो डायमेंशंस है उसके अंदर फ़र्क नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हर डायमेंशन को अलग तरीके से वैल्यूएट नहीं कर पाते, तो इस वजह से भी जो है जो पीयर्स का जो अप्रेजर है वो ठीक नहीं आता या ठीक आता है। फाइनली पीयर इवैल्यूएशन इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट। हम आगे देखेंगे व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट। As an additional example, the Australian National University Medical School, अब हम केस स्टडी देखते हैं, Australian National University Medical School recently introduced a system in which students rate their peers in terms of personal and professional performance. उसमें क्या स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स की रेटिंग करते हैं in terms of personal और professional performance. Students began to provide anonymous ratings online at the end of their first year medical school. Students क्या करते हैं, anonymously online जाके फॉर्म फिल करते हैं और लिख देते हैं, किसी को नहीं पता चलता किसने फिल किया है, किस स्टूडेंट ने किसके बारे में क्या कहा है। The system allows students to share their assessment of their peers and faculty with an early warning sign to assist students who may not be performing up to personal or professional standards. अब क्या है कि ये जो सिस्टम है ये कोलीग्स आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैंने जैसे मैं ए हूँ, मैंने बी की इवैल्यूएशन की, अब वो बी के पास भी इवैल्यूएशन जा रही है, अदर स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, प्रोफेसर के पास भी जा रही है, लेकिन बी को नहीं पता कि ए ने मेरी इवैल्यूएशन की। हो सकता है वो समझता रहे कि सी ने की है, लेकिन उसे पता नहीं है। और ये सिस्टम इतना कैपेबल है कि अर्ली वार्निंग्स भी ये प्रोवाइड करता है टू द स्टूडेंट्स जो कि अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हों। For example, consider the situation in which peers evaluate communication behavior. The salience of such behavior will be affected by context. जो अभी हमने context पढ़ा. These behaviors are much more salient when there is a conflict as compared to daily work. The resulting peer evaluations can thus be quite different based on whether the peer providing the rating is thinking about one specific situation versus another one, or communication behaviors across situations in general. अब हमने एक तो पहले अभी हमने 2 केसेस देखे। पहली हमने एग्जांपल देखी इसमें सेकंड प्रॉब्लम की, और दूसरी हमने एग्जांपल देखी कि पीयर इवैल्यूएशंस इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय व्हाट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट्स। कॉन्टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है कि ए और बी आपस में कोलीग्स हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, एक दिन दोनों की लड़ाई हो जाती है। जब लड़ाई हो गई, एक सिचुएशन आ गई, कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन आ गई, फिर दोनों से अगर एक दूसरे के बारे में फीडबैक ली जाएगी तो एंटायरली डिफरेंट होगी, जो कि उससे पहले जब उनकी दोस्ती थी तो तब उन्होंने आपस में एक दूसरे के जो रिव्यू किया, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन की या उनके बारे में फीडबैक दी। Subordinates are a good source of information regarding the performance of their manager. Subordinates are in good position to evaluate leadership competencies including delegation, organization and communication. Subordinates जो होते हैं क्योंकि वो किसी मैनेजर के या अपने बॉस के अंडर काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने बॉस को evaluate भी साथ साथ करते रहते हैं कि जी इसमें लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ हैं, इसमें लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ नहीं हैं। जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मैं जिस एक ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में पहले काम कर रहा था, जो मेरे बॉस थे वो
मुझे उनसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उनको चीज़ें रिपोर्ट भी होती थी बट ही नेवर टुक एनी एक्शन. और आई यूज टू टेल हिम वेन एवर ऑन इन एन इनफॉर्मल वे, इन एन इनफॉर्मल चैट, मैं उनको कहता होता था कि जी योर ग्रेटेस्ट डेफिशिएंसी या योर ग्रेटेस्ट जो फ्लॉ इज the flaw in your management capabilities, you do not have that guts to take actions. Why you do not take actions? So he used to explain it to me कि I do not take action for this reason, I do not take action for that reason, but I was the subordinate. मेरा analysis ये था कि वो कोई भी situation हो, he usually tried to avoid the situation rather than taking blunt actions, rather than punishing people and all those kind of things. So अब क्योंकि मैं उनके अंडर काम कर रहा था और मैं डेली बेसिस के ऊपर उनमें ही हैड न्यूमरस एक्सट्रीमली गुड कैपेबिलिटीज एज वेल. आई ऑलवेज लाइक्ड माई बॉस, आई ऑलवेज लाइक्ड वर्किंग विद हिम, बट उनका मुझे एक ही उनकी जो पर्सनल मैनेजमेंट थी डिपार्टमेंट की या उसके अंदर मुझे ये फ्लॉ भी मुझे नज़र आता था कि वो एक्शंस नहीं लेते, एक्शन नहीं किसी भी सिचुएशन में लेते. और उसके अलावा मुझे बहुत सारी उनकी अच्छी बातें भी नज़र आती थी कि या उनकी परफॉर्मेंस, उनकी मैनेजमेंट उनकी इतनी अच्छी है, इस चीज़ में मैनेजमेंट अच्छी है, इस चीज़ में उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, फैसिलिटेशन बहुत अच्छी है. ही प्रोवाइड्स वेरी गुड कोचिंग, ही यूज्ड टू प्रोवाइड वेरी गुड कोचिंग, फीडबैक, ऑलवेज अप्रिशिएट द सबऑर्डिनेट्स. सो सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं दे आर a very good source of performance information as well. Subordinates may be asked to rate their manager's ability to remove barriers that employee face, shield employees from politics and raise employees' competence. इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर सबॉर्डिनेट से अपने मैनेजर की परफॉर्मेंस वैल्यूएशन कराई जाए तो सबॉर्डिनेट्स को एक कॉन्फिडेंस मिलता है, एक बैरियर रिमूव हो जाता है कि वो अपने मैनेजर को बता सकें कि और अपने जो मैनेजमेंट की पॉलिटिक्स हैं उनसे दूर रह सकें, उन मैनेजर की एबिलिटी को जज कर सकें. और उससे ये होता है कि सबॉर्डिनेट्स ने अगर कोई फीडबैक प्रोवाइड की है अपने मैनेजर को कि सर आप ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस ये है, तो मैनेजर बीइंग इन द सीनियर पोजीशन वो he'll take it if he'll take it in a positive way, तो वो he'll try to remove those deficiencies. इसकी हम एक एग्जांपल भी देखते हैं. एक केस स्टडी है डेल की. Many organizations take upward feedback very seriously. Take the case of computer giant Dell, which employs over 78,700 individuals worldwide. उनके इतने हैं employees हैं. In 1984, Michael Dell founded Dell based on a simple concept of selling computer systems directly to customers. अब इनका डायरेक्ट सेलिंग इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और 1984 से माइकल डेल जिसने कंप्यूटर कंपनी खोली थी वो शुरू से डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल कर रहे हैं. In 2004, Fortune magazine ranked Dell the #1 most admired company in the United States. फॉर्चून मैगजीन ने 2004 में मोस्ट एडमायर्ड जो अच्छी सबसे अच्छी कंपनी समझी जाने वाली कंपनी को बताया कि जी डेल है. एट डेल ऑल एम्प्लॉयज रेट देयर सुपरवाइजर्स इंक्लूडिंग माइकल डेल हिमसेल्फ. एवरी 6 months, हर 6 महीने के बाद तमाम सुपरवाइजर्स जो हैं उनको उनके सबॉर्डिनेट्स उनकी फीडबैक देते हैं, उनको वैल्यूएट करते हैं. इवन के जो उसका फाउंडर है जो CEO है माइकल डेल उसके साथ वो भी इस प्रोसेस से गुजरता है. टेल डेल सर्विस इसे और उन्होंने इसका नाम रखा हुआ टेल डेल सर्विस. माइकल डेल सेड इफ यू आर अ मैनेजर एंड यू आर नॉट एड्रेसिंग एम्प्लॉयज इश्यूज, अगर आप एक मैनेजर हैं और एम्प्लॉय के इश्यूज उसके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे, यू आर नॉट गोइंग टू गेट कंपेंसेशन, तो आपको कोई कंपेंसेशन नहीं मिलेगी. एंड इफ यूर कंसिस्टेंटली स्कोर इन द बॉटम रंग्स ऑफ द सर्वे, और अगर आपकी जो स्कोर है वो कंसिस्टेंटली कम आ रहा है, बहुत कम आ रहा है, वी आर गोइंग टू लुक एट यू एंड से मे बी दिस इजंट द राइट जॉब फॉर यू, और हम आपकी तरफ देखेंगे और आपसे कहेंगे कि ये जॉब आपके लिए ठीक नहीं है. द इंटेंडेड पर्पज ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोवाइडेड बाय subordinates has an impact on the accuracy of the information provided.
पर्पस ऑफ एवेल्यूशन प्रोवाइडेड बाय, जो सबॉर्डिनेट्स जो एवेल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाती है उसकी एक्यूरेसी के ऊपर भी फर्क पड़ता है. ओवरऑल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सबॉर्डिनेट्स इज मोर एक्यूरेट व्हेन द रिजल्टिंग रेटिंग्स आर टू बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस. जैसे मैंने आपको अभी एक अपनी एग्जांपल भी दी कि अगर मैं अपने बॉस को एक ऑफेंसिव वे में ये उसे बताऊं, और मैं भी तो मैंने आपको बताया कि मैं इनफॉर्मली एक आध दफ़ा मैंने उन्हें कहा कि सर आपको एक्शन लेना चाहिए इस सिचुएशन में, या आप एक्शन नहीं लेते, दिस इज़ योर डेफिशिएंसी, आप इसको इम्प्रूव करें. अगर मैंने एक इनफॉर्मल वे में, लाइटर वे में उनको एक्सप्लेन किया कि जी दिस इज़ योर डेफिशिएंसी आपकी परफॉर्मेंस में, मैं आपकी मैनेजमेंट में, और जो मेरे बॉस थे ही टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है मुझे, लेकिन मैं इन वजहों से उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया. नाउ अगर तो हम सोली डेवलपमेंटल पर्पसेस के लिए हम सबॉर्डिनेट्स की इंफॉर्मेशन मैनेजर के साथ शेयर कर रहे हैं, तो देन इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. और अगर ऑफेंसिव वे में कहें कि जी हमारा मैनेजर बहुत बुरा है, वो ये करता है वो करता है, तो मैनेजर जो है उल्टा इम्प्रूवमेंट की बजाय वो इट विल टर्न टू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. Whether the manager should be promoted, subordinates are likely to inflate their ratings, और subordinates क्योंकि inflate भी करते हैं ratings को, कम ज़्यादा भी पसंद नहीं है मैनेजर तो उसके बारे में बुरा कहना शुरू कर दिया. Most likely this is because subordinates may fear retaliation. अभी मैंने बात की retaliation वो fear करते हैं if they provide low performance score, अगर वो मैनेजर की performance कम बताएंगे. Confidentiality is key if subordinates are to be used as a source of performance information. और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उनकी, मतलब कि किसी को पता ना चले किस सबॉर्डिनेट ने उस मैनेजर के बारे में क्या कहा है, दैट इज द की. अदरवाइज देयर विल बी मोर बिगर प्रॉब्लम्स देन द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ सेल्फ अप्रेजल्स. Self appraisals are an important component of any performance management system. When employees are given the opportunity to participate in the performance management process, their acceptance of the resulting decision likely to increase and their defensiveness during the appraisal interview is likely to decrease. मैंने अभी पहले भी एक्सप्लेन किया था, सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि जब एम्प्लॉय अपनी जो है परफॉर्मेंस खुद चेक करता है, खुद अपने बारे में अप्रेजल अपना करता है, तो वो उसको पता चलता है कि हाँ मैंने यहाँ भी गड़बड़ की थी, मेरी परफॉर्मेंस इस वजह से नहीं, मेरी परफॉर्मेंस जो है ना, मुझे ये काम ऐसे करना चाहिए था. जब अपनी वैल्यूएशन वो खुद करता है और वो अपनी वैल्यूएशन जब जाके अपने मैनेजर से डिस्कस करता है, तो मैनेजर और उनका एक तो इंटरेक्शन जब होता है इस सेल्फ अप्रेजल के ऊपर, और फिर जो मैनेजर ने वैल्यूएशन की होती है, तो उससे ये होता है कि एक तो एम्प्लॉय रेडिली एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैनेजर ठीक कर रहा है, मेरी वैल्यूएशन ठीक नहीं है, और वो फिर एक पॉजिटिव नोट के ऊपर वो मीटिंग जो है उनकी वो कंटिन्यू होती है कि जी हम इसको कैसे आपकी डेवलपमेंट करें, कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज करें, रादर देन कि अगर मैनेजर मुझे बुलाए और कहे कि जी मुझे पता चला कि आपकी परफॉर्मेंस, या मैंने आपकी परफॉर्मेंस स्ट्रेट की और आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम आई है, मैं तो डिफेंसिव पे आ जाऊँगा, नहीं मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, ये किया था. अगर उससे पहले मैं अपनी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन करके जाऊंगा तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ आप ठीक कर रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस कुछ ख़राब है, इसकी ये वजह थी, इस वजह से मैं यहाँ परफॉर्म नहीं कर सका, लेकिन इस एरिया में मैंने परफॉर्म किया भी है, और मैनेजर के हाँ हम एग्री करते हैं आपने इसमें परफॉर्म किया, लेकिन इस जगह पे आपने नहीं भी परफॉर्म किया. An additional advantage associated with self-appraisals is that employees in a good position to keep track of activities during the review period, whereas supervisor may have to keep track of the performance of several employees. और इसमें सबसे जो इसका बड़ा फ़ायदा जो पहले मैंने बताया कि एम्प्लॉई जब खुद अपनी अप्रेजल करता है तो उसने अपनी जितनी एक्टिविटीज़ पूरे पीरियड में की होती हैं उन सबको वो मेंशन करता है, क्योंकि मैनेजर जो है वो उसने तो 50 एम्प्लॉयज़ की अप्रेजल करने हैं, वो तो हो सकता है आपकी कोई चीज़ भूल जाए कि आपने किसी चीज़ पे आपको रेट ही ना करे. On the other hand, self-appraisal should not be used as a sole source of information in making administrative decisions. और सिर्फ self-appraisals पे भी डिपेंड नहीं करना चाहिए, because they are more lenient and biased than are rating provided by other sources such as direct supervisor. क्योंकि वो आप अपनी जब वैल्यूएशन करते हैं तो हमेशा आपके लिए, अपने लिए तो अपनी वैल्यूएशन के लिए तो आपके पास हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है आपके दिल में, तो सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, और अदर सोर्सेज भी देखनी चाहिए और डायरेक्ट सुपरवाइजर की भी रेटिंग देखनी चाहिए.
This may explain why the vast majority of Fortune 500 companies, Fortune 500 companies दुनिया के जो टॉप 500 कंपनीज हैं, do not include self appraisal as part of their performance management system. वो उन्होंने self performance management system को performance management का हिस्सा नहीं बनाया हुआ, सिर्फ उन्होंने performance management self appraisal meetings करते हैं so that के मैनेजर और वो आपस में करें, interact करें, लेकिन उसका हिस्सा नहीं बनाया उसको. Fortunately, self-ratings tend to be less lenient when they are used for developmental as opposed to administrative purposes. Following suggestions may improve the quality of self-appraisal. Use comparative as opposed to the absolute measurement systems. For example, instead of asking individuals to rate themselves ranging from poor to excellent, provide scale that allows them to compare their performance with that of the others. कंपैरेटिव एज अपोज टू द एब्सोल्यूट मेजरमेंट से सेल्फ अप्रेजल एक ये भी होती है कि जी आप अपने बारे में एब्सोल्युटली खुद बताएं कि जी क्या किया है. एक होती है कि जी बाकियों के साथ इन रिलेटिव बताएं कि जी बाकियों की परफॉर्मेंस कैसी है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है. इसी तरह अलाउ एम्प्लॉय टू प्रैक्टिस देयर सेल्फ रेटिंग स्किल्स, कि आप एम्प्लॉय को बार बार उनसे सेल्फ अप्रेजल्स कराएं ताकि उनकी सेल्फ अप्रेजल स्किल्स इंक्रीज हों, इंप्रूव हों. एश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, provide reassurance that performance information collected from ones will not be disseminated and shared with anyone other than the direct supervisor and relevant parties. आप एम्प्लॉय को ये श्योरिटी दें कि आपकी सेल्फ अप्रेजल किसी एम्प्लॉय के साथ, किसी बंदे के साथ शेयर नहीं होगी, सिर्फ आपके मैनेजर के पास जाएगी, सिर्फ मैनेजर को पता होगा आपने अपने बारे में क्या कहा है. Emphasize the future. Developmental plan section of the form should receive substantial attention. सेल्फ अप्रेजल तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो डेफिशिएंसीज आपने खुद आइडेंटिफाई की, जो मैनेजर आइडेंटिफाई की, उन सबको रिमूव कैसे करना है, अपने गोल्स अचीव कैसे करने हैं, उसके लिए डेवलपमेंटल प्लान फ्यूचर ओरिएंटेड, आपका गोल ओरिएंटेड, आपका मिशन, आपका विजन ओरिएंटेड होना चाहिए. द एम्प्लॉय शुड इंडिकेट हिज प्लान फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट एंड अकम्पलिशमेंट, और एम्प्लॉय खुद बताए अपना फ्यूचर प्लान, अपना डेवलपमेंटल प्लान बनाए. Then comes customers. Customers and other key stakeholders in general provide yet another source of performance information. Collecting information from customers can be a costly and time-consuming business. However, performance information provided by customers is particularly useful for jobs that require a high degree of interaction with the public or particular job-related individuals. For example, purchasing managers, suppliers, sales representatives. अब क्या है कि बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि वहाँ पे डायरेक्ट सुपरवाइज़र, क्योंकि वो इंटरेक्शन नहीं है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के साथ, उसे पता नहीं है. सेल्स टीम, वो खुद मैनेजर इस्लामाबाद में बैठा है, सेल्स टीम कराची में परफॉर्म कर रही है, तो क्या करते हैं कि फिर कस्टमर्स जो हैं उनसे पूछ लेते हैं कि सेल्स टीम कैसा परफॉर्म करी, कस्टमर से फीडबैक ले लेते हैं. इसी तरह परचेजिंग मैनेजर है, वो जिस पार्टी से परचेज कर रहा है उनसे पूछ लेते हैं कि जी उसका परचेजिंग मैनेजर की परफॉर्मेंस कैसी है. या और जो जॉब रिलेटेड कोई इंडिविजुअल्स जो आपके साथ एसोसिएटेड हैं, कंपनीज हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, इंडस्ट्री है, वो सारे, उनसे आपकी फीडबैक परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन करा लेते हैं. इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं. Performance information can be collected from internal customers. For example, line managers may provide information regarding the performance of their HR representative, although the client served may not have full knowledge of the organization's strategic direction. They can provide useful information. For example, consider how this is done at Federal Express. फेडरल एक्सप्रेस की हम एग्जांपल देखते हैं कि जी वहाँ पे HR रिप्रेजेंटेटिव या लाइन मैनेजर्स कैसे कस्टमर से जो है वो फीडबैक लेते हैं. Federal Express revised its customer management system to include measures of customer service. Currently, the company uses a 6-item customer satisfaction survey which is evaluated by a representative sample of the employee customer at the end of the year. As a result of adding customer input and customer developed goals to the performance review process, employees are more focused on meeting customer expectations. वो customers की expectations oriented, उनका focus जो है goal ये है कि customers की expectations पे पूरा आ जाए rather than meeting the जो उनका है employee या developmental goals हैं.
Although Federal Express is now using external customer input in evaluating performance, organizations in other industries have some catching up to do. For example, Federal Express जिस तरह से अपनी कर रही है कस्टमर सर्विसेज को, कस्टमर उन्होंने फीडबैक उन्होंने एज अ पार्ट ऑफ वैल्यूएशन सिस्टम बनाया हुआ है. A recent study examining appraisal firms used to evaluate the performance of account executive in the largest advertising agency in the United States found that much more emphasis is placed on internal than on external customers. के यूएसए की सबसे बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी उसने अपना वैल्यूएशन की तो उसने कहा कि जी ज़्यादा फोकस इंटरनल कस्टमर्स पे है ज़्यादा देन कि एक्सटर्नल कस्टमर्स पे हम बात करें. स्पेसिफिकली द एक्सटर्नल क्लाइंट फीडबैक वाज मेजर्ड ओनली 12%, वो सिर्फ 12% आई एक्सटर्नल की जो थी फीडबैक थी of the agency studied. About 27% of the agencies do not evaluate the contribution that account executives makes to client relationship and to growing the client's business. और वो client relationship के ऊपर जो account executives हैं उनकी 27% है कि वो 27% ऐसे हैं जो कि कोई भी business को grow करने में, client को help करने में कोई काम नहीं कर रहे. In short, advertising agencies might benefit from assessing the performance of account executives from the perspective not only of internal but of external customers. Advertising agencies benefit हासिल कर सकती हैं किसकी assessment of performance करके account executives from the perspective of internal और external customers से feedback लेके अपने account executives की performance increase कर सकती हैं. Now coming to the last topic of this lecture, disagreement across sources. Is this a problem? If performance information is collected from more than one source, अगर performance information हमने बात की 5 sources की, customers हैं, peers हैं, subordinates हैं, self appraisal है, supervisors हैं, that there may be an overlap in the dimensions measured, कि हो सकता है कि उन हमने जो कस्टमर से हमने फीडबैक ली और जो पीयर से ली या सुपरवाइज़र की फीडबैक ये आपस में मैच ना करती हूँ या कुछ डायमेंशंस इनकी एक ही डायमेंशन हो जो कि इन तीनों में ओवरलैप कर रही हो लेकिन उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहे हों. इसकी हम एग्जांपल देखते हैं. अ मैनेजर्स पीयर्स एंड डायरेक्ट सुपरवाइजर में रेट हिम ऑन द कॉम्पिटेंसी कम्युनिकेशन पे कैसे रेट करते हैं. In addition to the overlapping dimensions across sources, each source is likely to evaluate performance dimensions that are unique to each source. For example, देखते हैं कि कम्युनिकेशन के ऊपर मैनेजर जो हैं पीयर्स और डायरेक्ट सुपरवाइजर कैसे रेट करते हैं कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंसी ऑफ द एम्प्लॉय. Subordinates may evaluate delegation, but this competency may not be included on the form used by the direct supervisor. कि आप डायरेक्ट सुपरवाइजर क्योंकि डायरेक्ट सुपरवाइजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप डिफरेंट है, सबॉर्डिनेट और मैनेजर का जो है रिलेशनशिप डिफरेंट है. अब सबॉर्डिनेट ने तो अपने जो क्योंकि डिफरेंट डायमेंशंस है ना उसकी जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस अप्रेजल की. अब जो सबॉर्डिनेट और मैनेजर का रिलेशनशिप है उसमें एक डायमेंशन है डेलीगेशन की कि मैनेजर जो है वो काम कैसे डेलीगेट करता है सुपरवाइजर को और सबॉर्डिनेट ने कैसे अपना काम डिस्ट्रीब्यूट करता है सबॉर्डिनेट्स को. अब सबॉर्डिनेट्स ने बताना है कि जो अच्छी तरह काम डेलीगेट करता है नहीं करता. अब अगर मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है तो मैनेजर ने बताना है एम्प्लॉय के बारे में. अब मैनेजर ने तो ये नहीं कह सकता कि जी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो काम अच्छी तरह डेलीगेट करते हैं मुझे. Of course, it is likely that there will be some overlap and some dimensions will be rated by more than one source regardless of the final decision. एक से ज़्यादा source से एक ही dimension के बारे में हम ले सकते हैं information. It is important that employees take an active role in deciding which sources will rate which dimensions. तो मैनेजमेंट क्या करती है, एक तो डायमेंशन सारी डिफरेंट हो जाती हैं फिर क्योंकि 5 डिफरेंट सोर्सेज हैं, पांचों की डायमेंशंस डिफरेंट है तो हार्ड से किसी से जो फीडबैक ली जाती है वो डिफरेंट डायमेंशंस पे ली जाती है. कुछ डायमेंशंस ओवरलैप भी करती हैं लेकिन मोस्टली नहीं करती. एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस इज लाइकली टू एनहांस एक्सेप्टेंस ऑफ रिजल्ट्स एंड परसेप्शंस दैट द सिस्टम इज फेयर. और इनकी डायमेंशंस डिफरेंट करने से और डिफरेंट सोर्सेज से एक्टिव पार्टिसिपेशन से एक तो ये सिग्नल जाता है कि जी जो सिस्टम है वो फेयर है और रिजल्ट्स जो हैं वो एम्प्लॉय इजीली एक्सेप्ट कर लेता.
Moreover, studies including Masters of Business Administration, MBA students, executive MBA students and managers in a large Canadian insurance company found that different studies, जिसमें MBA, executive MBA के students ने studies की हुई और एक Canadian insurance company ने जो study की है उसका में result ये है, when given a choice, जब choice दी जाए, individuals tend to select raters whom they think are most acquainted with their work as opposed to how much they like them and how much they think the raters like them. सेल्फ अगर हम दिए जाएं इंडिविजुअल्स को रेटिंग करने के लिए कहा जाए तो रेटिंग वो ज़्यादा प्रोफेशनली जो हैं काम के हवाले से रेटिंग ज़्यादा अच्छी वो करते हैं रादर देन के पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स को उसमें शामिल नहीं किया करते. यूजुअली ये फिनोमेना हमने इन रिसर्च स्टडी से हमें पता चलता है. When the same dimension is evaluated across sources, we should not necessarily expect ratings to be similar. और हम एक ही phenomena different dimension से देखें तो necessarily result similar नहीं होता. Different sources disagreeing about an employee performance is not necessarily a problem. और different sources से अगर एक ही dimension पे different किस्म के वहाँ पर views आ जाए, different feedback आ जाए और जो आपस में disagree कर रही हो तो usually इतना बड़ा इसे problem नहीं समझा जाता क्योंकि हर source का हर किसी के perception और हर किसी के dimensions क्योंकि different होते हैं. For example, self-ratings of salespersons do not necessarily agree with the ratings given by their direct supervisors, which may indicate misunderstandings regarding the nature of performance. Also, those ratings, the same employee may be drawn from different organizational levels and they probably observe different facets of employee performance even if they are evaluating the same general competency. अब एम्प्लॉय जो है वो अपनी सेल्फ अप्रेजल कम्युनिकेशन में करेगा तो एक और डायमेंशन से वो कम्युनिकेशन की बात कर रहा है, डायरेक्ट सुपरवाइजर ने किसी और डायमेंशन से देखना है, कस्टमर ने किसी और डायमेंशन से देखना है. In fact, the behavioral indicators for the same competency may vary across sources. हर source का different हो जाता है वो competency का जो dimension है. For example, an employee may be able to communicate very well with this supervisor but not very well with the subordinates. अपने supervisor से तो बड़ी अच्छी तरह बात कर सकता है, communication skills उसके अच्छे हैं, लेकिन subordinates को अच्छी तरह नहीं समझा सकता. So subordinates और direct supervisor दोनों communication competencies हैं, लेकिन दोनों की feedback different आएगी. The important issues to take into account is that for each source the behavior results to be rated must be defined clearly so that bias are minimized. लेकिन हमें जो मसला इस important issue ये है कि क्लियरली कॉम्पिटेंसीज डिफाइंड होने चाहिए इसके इंडिकेटर्स सो दैट के जो बायस है वो इन दोनों सोर्सेज से बायस ना आए इन दोनों सोर्सेज के फीडबैक में. In terms of feedback, however, there is no need to come up with one overall conclusion regarding the employee performance. On the contrary, it is important that the employer receive information on how her performance was rated by each of the sources used. हर सोर्स की जो रेटिंग है वो एम्प्लॉय को फीडबैक प्रोवाइड करनी चाहिए. दिस इज द क्रक्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम. और 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम भी इसी को कहते हैं कि तमाम सोर्सेज से फीडबैक ली जाए और एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाए. जैसे कि हम आगे जाके चैप्टर नंबर 8 में फर्दर डिस्कस भी करेंगे. व्हेन फीडबैक इज ब्रोकन डाउन बाय सोर्स द एम्प्लॉय कैन प्लेस पर्टिकुलर अटेंशन एंड एफर्ट ऑन द इंटरेक्शंस इन्वॉल्विंग द सोर्स दैट हैज डिटेक्टेड परफॉर्मेंस डेफिशिएंसीज. और क्या है, जब फीडबैक दी जाती है एम्प्लॉय को डिफरेंट सोर्सेज से तो वो उस सोर्स को फिर फोकस करता है कि क्यों उस सोर्स से उसकी कम्युनिकेशन स्किल में या पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी में डेफिशिएंसी शो हो रही है. If disagreements are found, a decision must be made regarding the relative importance of rating provided by each source. अगर कोई disagreement sources में आ जाता है तो फिर उसका हम हल कैसे करते हैं? प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हम देखते हैं कि हर सोर्स की इंपॉर्टेंस क्या है. जो लेस इंपॉर्टेंट है उसको हम छोड़ देते हैं, मोर इंपॉर्टेंट का हम फिर उसे फिगर आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं उसकी फीडबैक को. फॉर एग्जाम्पल, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू प्लीज एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स. एक्सटर्नल एंड इंटरनल कस्टमर्स दोनों को खुश रखना जरूरी है. इस कम्युनिकेशन एंड इक्वली इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट्स एंड पीयर्स.
कि क्या अब कस्टमर्स को तो खुश रखना ज़रूरी है, वहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत ज़रूरी चाहिए, लेकिन क्या अपने सबॉर्डिनेट्स और अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो क्या वो भी बहुत ज़रूरी है? Answering these questions can lead to assigning different weights to the scores provided by the different sources and computing the overall performance score used for administration purposes. और क्या है कि हम जिस तरह हमने पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म में देखा था कि हम वेट्स दे देते हैं अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस, यहाँ भी हम परफॉर्मेंस के सोर्सेज के हिसाब से हम की इंपॉर्टेंस के हिसाब से उसे वेट दे देते हैं और हम ओवरऑल एक स्कोर कैलकुलेट कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर बेस करके हमने रिवॉर्ड सिस्टम होता है। So we have come to the last part of our lecture. In this lecture we have learned who should provide performance information and how. तो उसमें हमने बात की सुपरवाइजर्स हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, पीयर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, सेल्फ अप्रेजल्स होते हैं और कस्टमर्स हैं। ये 5 हमारी सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज हैं। फिर हमने बात की कि इनमें अगर डिसएग्रीमेंट आ जाए फिर क्या करेंगे। फिर हमने कहा कि जो डिसएग्रीमेंट आ जाता है, हमने 2-3 केस स्टडीज पढ़ी, हमने इसके अंदर और एग्जांपल्स डिस्कस की कि अगर डिसएग्रीमेंट आ जाता है हम फिर सोर्स की वेटेज देख लेते हैं, किस सोर्स की ज़्यादा वेटेज है, किसकी कम वेटेज है। जिसकी ज़्यादा वेटेज होगी उसको फिर हम कंसिडर करेंगे, जिसकी कम वेटेज होगी उसको फिर कंसिडर नहीं करेंगे। सो नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।